करते हैं कैफ 8 क्रैश कोर्स डे 1 सेशन 1। सेशन की थीम क्या है? इस आधे घंटे में हम लोग क्या बातें करेंगे पता है आपको? हाउ टू पास द एग्ज़ाम। देखें, सबसे अहम चीज़ इस वक्त क्या है कि आपको पता हो कि आपने पेपर को पास कैसे करना है। नॉलेज फैक्टर एक अलग लेवल पे है, प्रैक्टिस फैक्टर एक अलग डिफरेंट लेवल पे है। बट एज ऑफ नाउ आपके पास ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि यार अब हमने ICAP एग्ज़ाम में जाके कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है पेपर को पास करने के लिए। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग, हाउ वी कैन प्रैक्टिस इफेक्टिवली एंड हाउ वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स। आपको एक मज़े का स्टैट दिखाता हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। हेडिंग पर ऑडिट एग्जाम मिस्टेक्स। ये सिर्फ एक स्लाइड नहीं है, इट इज़ पार्ट 1। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। ये मैंने क्या किया है, मैंने पिछले 15 अटैम्प्ट्स के पकड़े एग्जाम डॉक्यूमेंट्स और उसको खंगाला, उसके ऊपर तगड़ा एनालिसिस किया, तो पता ये चल रहा है कि बच्चे इन रीज़न्स की वजह से रह जाते हैं। और यकीनन इस वक्त आप सब बच्चों में ये रीज़न्स पनप रही होंगी, निकल रही होंगी, कूद कूद के बाहर आ रही होंगी। पहली क्या है? नॉट रीडिंग द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। हमारे एग्ज़ाम में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम सवाल को पढ़ते ही नहीं हैं। हम बस देखते हैं, अच्छा एथिक्स का सवाल आ गया, एथिक्स का सवाल ये 3 तरीकों से सॉल्व होता है, चल भाई ठक ठक ठक। रिक्वायरमेंट में जो चीज़ मांगी है, जो चीज़ पूछी गई है, उसके बारे में तो आपने फ़ैसला ही सही से नहीं किया, उसके बारे में आपने कोई फ़ैसला नहीं किया। तो यू हैव टू स्टार्ट द आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। ये आप लोग करते हैं कि जो पूछा जा रहा है उसका तो जवाब देना ही नहीं है, वो तो आपकी शान के ख़िलाफ़ है। और हम बेवकूफ़ों की तरह आंसर शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। फिर मिसिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिक्वायरमेंट में 2 बातें पूछ रहा होता, ये भी बता दें, ये भी बता दें एंड ये भी बता दें, और हम आधी बात सुन के आधा जवाब लिख के आधे नंबर लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, बस वो कुछ नंबरों से रह गया। तो कुछ नंबर भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप रिक्वायरमेंट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। आंसर ओनली पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सवाल 10 नंबर का था, 3 रिक्वायरमेंट्स थी, आपने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर ड्राफ्ट कर दिया, बाकी लिखा है कोई नहीं, तो नंबर मिल जाएंगे दोस्त? नहीं मिलेंगे। इग्नोरिंग द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रिक्वायरमेंट। मैं बार बार एक ही चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वर्ड है वो? रिक्वायरमेंट। डिस्कसिंग इश्यूज दैट वर नॉट आस्क्ड। जो चीज़ पूछी ही नहीं है, जो चीज़ है आपसे पूछी ही नहीं है, आप वो बातें बताना शुरू कर देते हैं। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं, या तो जो पूछा वो बताएंगे नहीं, या जो नहीं पूछा वो बताना शुरू कर देते हैं। क्यों? मुझे आता है। जब मुझे आता है तो मैंने कहना कि तो लिख के भी आना। सेकंड, गिविंग जेनेरिक आंसर्स, बुकिश आंसर्स। ये पेपर अब आपसे जेनेरिक आंसर्स डिमांड नहीं करता, ये पेपर्स आपसे टेक्निकल जार्गन्स मांगना शुरू हो गया होगा।
अब अगर आप रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड नहीं लिख रहे, आप मटीरियलिटी का वर्ड नहीं लिख रहे, आप स्केप्टिक का वर्ड नहीं लिख रहे, नंबर नहीं मिलेंगे। सिग्निफिकेंस का वर्ड नहीं लिख रहे, थ्रेट्स का वर्ड नहीं लिख रहे, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो आपने किताबी मटेरियल याद किया, वह रिक्वायरमेंट पकड़ी, उसको सिंक किया, वो लिखने बैठ गए, नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप सिनेरियो बाय सिनेरियो ठीक से उस मटेरियल को यूज़ करके कागज़ पे लेके नहीं आएंगे। प्रोवाइडिंग जेनेरिक ऑडिट प्रोसीजर्स कंट्रोल्स रिस्क ऑफ या और थ्रेट्स। एग्जामिनर ये कहता है कि बच्चा जब ICAP का पेपर अटैम्प्ट करता है तो उससे रिस्क मांग लो, कंट्रोल मांग लो, प्रोसीजर मांग लो, जो भी उसके उस वक्त दिमाग में आ रहा होगा वो ही लिखते चले जाएगा, जिससे उसके नंबर लूज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए, यू हैव टू रीड द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। सेकंड, हमने क्या अवॉइड करना है, बुकिश आंसर्स अवॉइड करना है। नंबर 3, पुअर एप्लीकेशन टू द सिनेरियो। आ गया, आप सॉल्व कैसे करना ये नहीं पता, नॉलेज लेवल तो ठीक है, समझ आ गया सवाल, लिखना कैसे है उसका सिरा ही नहीं मिल रहा। स्टार्ट करना है, एंड कहाँ से करना है, बताना क्या है, क्या कोई अता पता नहीं है। क्यों? लिंकिंग नहीं कर पा रहे आप की टुवर्ड्स द फैक्ट्स गिवन इन द केस। सवाल आपसे कहता है रिस्क आइडेंटिफाई करो, आप लिखाते हैं प्रोसीजर्स। सवाल आपसे कहता है थ्रेट्स बताओ विद सिग्निफिकेंस, आप खाली थ्रेट्स बता के आ जाते हैं, नाम लिख के आ गए और ये सोच रहे हैं कि बस पेपर तो मेरा तूफ़ानी लेवल का हो गया था। ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये गलतियां बार बार आप करते रहेंगे। चौथी मिस्टेक क्या है? फेलियर टू आइडेंटिफाई द कोर इशू, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली टेस्टिंग, फोकसिंग ऑन सेकेंडरी इशू इंस्टेड ऑफ द मेन ऑडिट इशू, मिसिंग द की पॉइंट्स ऑफ द सिनेरियो। पूछा कुछ है, लिख कुछ रहे। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? नॉट रीडिंग द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर आप ये कर लेना ठीक से तो ऑटोमेटिकली आप ये 2 पॉइंट्स भी ठीक कर लेंगे। वंस यू आर केपेबल, आप रिक्वायरमेंट हैं तो आप उसके एप्लीकेशन को ना सिर्फ ठीक से लिंक कर पाएंगे, बल्कि जो मेन चीज़ वो पूछना चाह रहा है, मेन हाईलाइटेड चीज़ वो पूछना चाह रहा है, उसको भी ठीक से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अपनी आदतों में से एक आदत आज ये बनानी है आपने कि जब भी आप सवाल करेंगे, आज से ऑनवर्ड्स कोई भी सवाल करेंगे ऑडिट का, रिक्वायरमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेना कि वो एक्चुअली आपसे क्या मांग रहा है। और जब आपने उस तरह के सवाल पहले घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे होंगे। फिर और मसले, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अगर मैं टिपिकल रिस्क के सवालों की बात करूं तो हमें यही नहीं पता कि कौन से इनहेरेंट रिस्क हैं, कौन से कंट्रोल रिस्क हैं और कौन से डिटेक्शन रिस्क हैं। या पूछता हमसे रिस्क है, लिख हम आते हैं प्रोसीजर्स। ऐसा भी होता है, क्योंकि रिस्क और इसको ओवरकम कैसे किया जाए, रिस्क और इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसमें एक बहुत ही बारीक सा फ़र्क होता है। जब आपसे रिस्क लिखने का कहा जाए तो आपने स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज़ करने होते हैं वो है मे, माइट बी, हो सकता है, वो बातें मिस कर देते हैं। गिवन सिचुएशन के अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन अगर करनी हो तो नॉर्मली बच्चा जेनेरिक रिस्क लिखने शुरू कर देता है। कौन से रिस्क? जेनेरिक रिस्क लिखने शुरू कर देता है। हो गया। फिर एक और मसला होता है, आपसे कहा जाता है लिखें ऑडिट रिस्क, आप लिख बैठते हैं बिजनेस रिस्क। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिर अगर दोनों जब बातें पूछ ले तो कौन सा बिजनेस है, कौन सा ऑडिट है, इसके बारे में भी कोई ख़ास नॉलेज नहीं होती। आप वहाँ में भी चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं। फिर वीकनेस इन ऑडिट प्रोसीजर्स क्वेश्चन। और मज़े की बात है, यही तो एरियाज बार बार टेस्ट होने हैं। रिस्क का सवाल फॉर श्योर आना है, सवाल कोड ऑफ एथिक्स का
फॉर श्योर आना है। सवाल प्रोसीजर्स का फॉर श्योर आना ही आना। और एग्जामिनर बार बार यही बात करता है कि बच्चों के यही एरियाज मिसिंग हैं, इनकम्प्लीट हैं, वो ठीक से प्रिपेयर होके नहीं आता है। फिर आपको रहती है हमेशा कन्फ्यूजन बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पूछता कुछ है, लिखते कुछ है, बताते कुछ है, ज़हन में कुछ होता। वैसे क्या फ़र्क है बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? क्या फ़र्क होगा, क्या डिफरेंस है? Audit procedures normally are the actions which are done to obtain audit evidence broader level के ऊपर। बट जब मैं सब्सटेंटिव की बात करता हूँ तो वो उस रेलिवेंट असर्शन वाइज एरिया के ऊपर डिटेल टेस्टिंग होती है। और जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करता हूँ तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि उनके लगाए हुए कंट्रोल्स को देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक हैं। तो अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। फिर एक और टर्म होती है ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये फर्दर में क्या आता है? पहले वाले परफॉर्म करके एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो फर्दर प्रोसीजर किया जाए, मज़ीद काम किया जाए। फिर कुछ स्टैंडर्ड्स के अपने ज़ाती इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं, और जैसे 570 गोइंग कंसर्न ने दिए हुए हैं, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स ने दिए हुए हैं, इंटरनल ऑडिटर ने दिए हुए हैं। वो बातें जो कि स्टैंडर्ड ने बता दी हैं वो ये हैं, इनको तो आपने लाजमी फॉलो करना ही करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, ये क्या फ़र्क होगा? कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है, नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि आप ऐसे मौके पे क्या करेंगे। प्रोसीजर होता है कैसे करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्या करेंगे, और प्रोसीजर क्या है? कैसे करेंगे। तो हमें इन अल्फाजों से भी थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी है। फिर इंटरनल कंट्रोल्स के क्वेश्चन कई बच्चों के ठीक से तैयार नहीं होते, वो हमेशा इन एरियाज़ को लेकर परेशान ही रहते हैं। तो मज़ीद एक लंबी लिस्ट है ये। अगला क्या? इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्टिंग कंक्लूजन्स। रिपोर्ट्स के एरिया में बच्चों को बेतहाशा मुश्किलात होती हैं। वो ठीक से कंक्लूड ही नहीं कर पाते कि मिसस्टेटमेंट मटीरियल है या परवेसिव है और कौन सी वाली ओपिनियन देनी है। वो 705 का नक्शा ही क्लियर नहीं होता। आगे देखें, एथिक्स हमेशा इनकम्प्लीट बात करके आ जाएंगे। और मज़े की बात है, एथिक्स फॉर श्योर, रिस्क फॉर श्योर, कंट्रोल्स फॉर श्योर, प्रोसीजर्स फॉर श्योर। अबे यही तो पेपर है। और अगर हर एरिया में ही मसले हैं तो कैसे 50 नंबर आएंगे? आ सकते हैं 50 नंबर? फिर नहीं आ सकते। तो आपने देखना है एथिक्स के सवालों को कंप्लीट एनालाइज करना है, जेनेरिक थ्रेड्स नहीं लिखना है। जब वो कहता है सिग्निफाई करो तो सिग्निफाई करना है, जब वो मांगता है सेफगार्ड्स तो सेफगार्ड्स देने हैं, उस वक्त शाय फील नहीं करना। सर ये इसके रिव्यूज पढ़ा था, अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस के अंदर उसने रिव्यू में दिया कि सेफगार्ड मैंने नहीं मांगे होते बच्चे दे जाते हैं। तो बच्चे रिक्वायरमेंट नहीं ना पढ़ रहे हैं। बच्चों को पता है कि कोड का सवाल है तो लिखनी है, वो लिखा तो टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो जो चीज़ मांगी है या तो वो नहीं दे के आएंगे, जो चीज़ नहीं मांगी है वो दे आएंगे। लैक ऑफ नॉलेज इंटीग्रेशन। अगर खुदा ना खास्ता दो स्टैंडर्ड्स को जोड़ के पूछ ले, जैसे वो नॉर्मली सैम्पलिंग को और कन्फर्मेशन को जोड़ के पूछ लेता, सैम्पलिंग को और कन्फर्मेशन को, तो बच्चा उधर ही पैनिक कर जाता कि सैम्पलिंग से आंसर करूं या कन्फर्मेशन से आंसर करूं। इसी तरह अगर वो कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को कंबाइन करके पूछ ले, वो एक ही सवाल में कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स को लिंक करवा ले, रिस्क और फ्रॉड को जोड़ दे, कोड ऑफ एथिक्स और कंपनीज एक्ट को जोड़ दे, एक पार्ट एक से करें एक पार्ट एक से करें, तो आप शायद फंस जाएं, क्योंकि आपके नॉलेज उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगी, आप लिंक नहीं बना पाते, आप हर सवाल को उसके मेरिट पर सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं ऑडिट में। यही सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो देखें, डे 1 सेशन 1 में हमारा मेन टारगेट क्या है, मगर आपको दिखाऊं, डे 1 सेशन 1 में हमारा मेन टारगेट था क्या? वी हैव टू मेक अ गुड स्ट्रेटजी टू पास। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
कंपनीज एक्ट होगा, 210 होगा, 620 होगा, तकरीबन मैंने कोशिश की है कि पूरा ही सिलेबस यहाँ पे ले आऊँ। एथिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, 210 चैप्टर 2 में से कवर हो जाता है, फिर 12 पूरा कवर हो जाता है, 11 पूरा कवर हो जाता है, रिपोर्ट्स के 4 सेशंस हैं, ये वो सैम्पलिंग और मटीरियलिटी यहाँ पे कंबाइन कर दी है, सैम्पलिंग और कंफर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी वाला एरिया है, सब्सटेंटिव को एक पूरा दिन दे दिया है, कंट्रोल्स को एक पूरा दिन दे दिया है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को एक पूरा दिन दे दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये वही एरियाज़ हैं जो कि फॉर श्योर आपको 6-7 सवाल एग्ज़ाम में आने हैं। ये वही हैं जो कि बंद कर दे भाई, जो 6 से 7 सवाल लाजमी एग्ज़ाम में टेस्ट होने ही होने हैं। तो अगर आप इन एरियाज़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फ़ायदा किसका है? किसका फ़ायदा भाई? आपका फ़ायदा। और बार बार घूम फिर के अगर आपने गौर किया हो तो एथिक्स के ऊपर उसका पॉइंट था, रिपोर्ट्स पे पॉइंट था, रिस्क पे पॉइंट था, कंट्रोल्स पे पॉइंट था, सब्सटेंटिव पे पॉइंट था। यही तो पूरा पेपर है आपका। अब इसमें रह क्या गया? रिव्यू रिपोर्ट, वो टेस्ट नहीं होती, 220 वो टेस्ट नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन एक आधा सवाल शायद आ जाए, मटीरियलिटी वो यहाँ पे कवर हो जाती है रिपोर्ट्स में। और क्या रह गया पीछे? क्या रह गया पीछे? कुछ भी तो नहीं रह गया। तो क्या इतने कम टाइम में इतना कुछ रिवाइज करना पॉसिबल है? यस, विद द हेल्प ऑफ सम गुड क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ सम गुड रिवीजन वी कैन डू। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर आप ये 7 दिन अच्छे से लगा लें, यानी कि मंडे टू संडे अगर आप अच्छे से काम कर लें तो ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। फिर अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं उसी लिस्ट पे, तो अभी लिस्ट हमारी चल रही थी, पूरी नहीं थी हुई। ये ले 3 बातें और निकल रही हैं। 13वां पॉइंट क्या है? वीक एनालिटिकल। अब टॉपिक कौन सा होगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। 14th irrelevant, राइटिंग एवरीथिंग नोन अबाउट अ टॉपिक, नॉट व्हाट इज आस्क्ड। जो नहीं भी पूछा वो भी लिखाएंगे। सिलेक्टिव स्टडी, एक और सबसे बड़ा रीज़न फॉर फेलियर क्या है आपका? सिलेक्टिव स्टडी। कुछ चीज़ों को तैयार कर लिया, कुछ को तैयार नहीं किया, इस भरोसे पे कि वो नहीं आएंगी। इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। पता ऑस्ट्रिच क्या करता है? मुंह दबा देता नीचे कि यार ये तो मसला ख़त्म हो गया। क्यों? उसको मसला उस वक़्त नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो ये काम नहीं करना। सिलेक्टिव स्टडी इस टाइम के ऊपर किलर, ये आपको ख़राब कर देगा, खा जाएगा। पूरा तैयार करें, गिनती के 6-7 सवाल आने हैं, हमें पता है टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहें। यकीन मानिए इतना मुश्किल पेपर नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? नंबर 1, वी हैव टू द रिक्वायरमेंट केयरफुली। क्या करना चाहिए? रिक्वायरमेंट को ठीक से क्या करें? अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड बिफोर राइटिंग द आंसर। यानी कि जवाब लिखने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि लिखने जा क्या रहा हूँ मैं, कहने जा क्या रहा हूँ मैं, इसको प्लान कर लिया करें। आइडेंटिफाई द कोर इश्यूज, रिक्वायरमेंट को पढ़ें, क्या पूछ रहा है उसके मुताबिक उसको जवाब दें। अप्लाई द नॉलेज टू द सिनेरियो, जो सिनेरियो आ रहा है उसको पढ़ें, स्टैंडर्ड की नॉलेज को ज़हन में रखें, फिर अपना जवाब बनाएं। अवॉइड जेनेरिक आंसर्स, ये नहीं करना। यूज़ फैक्ट्स गिवन विद इन द क्वेश्चन, हम उसी को इग्नोर कर देते हैं और अपने पास से एक कहानी शुरू कर देते हैं। 7th, कंक्लूड अप्रोप्रिएटली। ये सबसे बड़ा मसला है कि हम सवाल स्टार्ट तो कर लेते हैं मगर एंड नहीं कर पाते। सवाल शुरू कर दिया मगर कंक्लूजन क्या है, रिपोर्ट कौन सी देनी है, प्रोसीजर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कहाँ पे एंड करने हैं, रिस्क का सवाल 20 में छोड़ देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती। एनालिटिकल स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत बातें बताते हैं, छोड़ देते हैं। आप उसको एंड नहीं कर पाते, पॉसिबल ओपिनियंस आप नहीं दे पाते। एग्जामिनर अब थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया है, वो आपसे टू द पॉइंट बात पूछता ही नहीं है। वो इस एंगल के से सवाल पूछता है कि बच्चा मुझे स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन पॉसिबल है। तभी वो कुछ चीज़ें अपने सवाल के अंदर छोड़ देता है, सवाल को बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करता। कवर द कंप्लीट रिक्वायरमेंट। एंड 8th इज डेवलप एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन स्किल्स। सवाल पढ़ते साथ ही आपका दिमाग चौकस हो जाना चाहिए।
चाक को चौबंद हो जाना चाहिए, आपको पता चले कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपने किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस एग्जिबिट करनी है, देनी है। ये जनाब वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने फॉर श्योर अपनी फाइनल रिवीजन के टाइम पे करने हैं। 42 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से लेकर 16 तक। रिसेंट पेपर को मैंने छोड़ दिया है, वो एज अ मौका आप लोग करेंगे। उसके अलावा जो जो अटैम्प्ट जो सवाल बनता है ये आपने लाजमी करना है आई कैप के पेपर में जाने से पहले, कम से कम ये सवाल। मुझे बताइए लास्ट टाइम 3 आवर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कब की थी आप लोगों ने? राइटिंग प्रैक्टिस कब की थी? कंसेक्यूटिव कब लिखा था 3 घंटे लगातार? पेपर में। उसके बाद लिखा कहीं? दोबारा कब लिखेंगे पेपर में? उस वक्त ना हाथ चलेगा, ना बाजू काम कर रहे होंगे, दिमाग परेशान होगा, प्रेशर होगा, टाइम जा रहा होगा, पसीने छूट रहे होंगे, जो आता है वो भी नहीं आ रहा होगा। हम ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे विदाउट प्रैक्टिस। तो फिर हाल क्या होता है? ऐसी क्रिकेट टीम जो कि विदाउट प्रैक्टिस गई हो, क्या जीत सकती मैच? नहीं जीत सकती। उसको पता ही नहीं होता कि उसने खेलना कैसे है। तो कुछ भी ना करें ना, अगर आप यही सवाल को बार बार अटैम्प्ट कर लें हर चैप्टर में से, तो आप बाकियों से कई गुना आगे जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे लेवल पे ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कौन से एरियाज़ नॉर्मल बेस में आते हैं, कौन से एप्लीकेशन बेस्ड और कौन से मिक्स सवाल हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड गिनती गई हैं जहाँ से पक्का सिनेरियो आ सकता है। कौन सा? कंपनी लॉ, रिस्क असेसमेंट, कोड ऑफ एथिक्स और रिपोर्ट्स। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से मिक्स सवाल भी आता है, कभी थ्योरेटिकल, कभी न्यूमेरिकल, कभी लॉजिकल। फ्रॉड हो गया, सैम्पलिंग हो गया, चैप्टर 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गए, रेशोज़ हो गई, कन्फर्मेशन हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से रटा भी आ सकता है और यहाँ से लॉजिकल सवाल भी आ सकता है। नॉलेज बेस वो एरियाज़ हैं जहाँ से आनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, यानी कि अक्सर औकात जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ से थ्योरी नॉर्मली टेस्ट हो रही होती है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी टेस्टिंग की जा सकती है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ लिस्ट सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन से जनाब? चैप्टर 3 है, 14 है, 13 है, 15 है, 9 है। ये 5 चैप्टर्स मिलके 68% ऑफ द एवरेज 68% ऑफ द एवरेज मार्क्स आपको देते हैं। ऑटम 25 में 82 मार्क्स का पेपर था इन एरियाज में से। और रिमेनिंग चेक कर लें, इंटरनल कंट्रोल, सैम्पलिंग, सब्सटेंटिव, रिलेटेड पार्टी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से सवाल ही कोई नहीं आया, दूर दूर तक कोई सवाल नहीं आया। उससे नीचे आ जाएं, चैप्टर 1 से कोई सवाल नहीं है, 12 से कोई सवाल नहीं है, 8 से कोई सवाल नहीं है, 16 से कोई सवाल नहीं है। तो ऑन एवरेज क्या है? 68। जो नीचे वाला ब्लॉक है उससे ऑन एवरेज क्या है? 24। तो दोनों को ऐड कर दें, कितना बनता है? 92 बनेगा ना। तो 92 मार्क्स सिर्फ हमारे पास इन 10-11 चैप्टर्स में छुपे हैं और बाकी सिर्फ 8-10% वेटेज रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आई कैप का अपना ट्रेंड कह रहा है। क्योंकि देखें ना, हमें पता है एक सवाल रिस्क में से आना है, फॉर श्योर आना है। सवाल रिपोर्ट्स में से आना है, फॉर श्योर आना है। सवाल कोड ऑफ एथिक्स का आना है, फॉर श्योर। अगर मैं सिर्फ इन्हीं 3 को ऐड करूँ ना, इन 4 को बेसिकली, तो 19, 15, 13, 12 ये कितने होते हैं? 59। तो ये 4 एरिया 60 से 65 नंबर का है। चलो ये 4 एरियाज। और देखें क्या जो हम लोगों ने प्लान बनाया है कवरेज करने का, क्या उसमें ये सारे एरियाज कवर होते हैं? एथिक्स भी आ गया, सब्सटेंटिव्स भी आ गए, रिपोर्ट्स भी आ गई, कोड ऑफ एथिक्स भी आ गया, और सेशन 3 में जो रिमेनिंग एरिया बचा था मैंने वो सारा का सारा डालने की कोशिश की। तो ये सेशन उस वक़्त आपको फ़ायदा देंगे जब आप नियतन इस पेपर को पास करने के लिए बैठे हैं। अगर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमने सुनना है और सर से गुजार देना है, तो फिर तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। नियत करते हैं पेपर पास करने की। कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? कैन यू डू इट?
किसी एक ने ये नहीं कहा आई कैन डू इट, सिर्फ यस 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 कह रहे हैं। जवाब पूरा देना, अभी तो बताया कि 2 हरफी जवाब नहीं देना, पूरा जवाब लिखना। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, करूँगा और लाजमी करूँगा। ठीक है जी, इस उम्मीद के साथ कि अब आप सीरियस हो गए हैं, हम स्टार्ट करने जाते हैं डे 1 सेशन 2। डे 1 सेशन 2 ये ज़रा बाद में कर लेंगे बातें जब हम करीब करीब होंगे किसी और दिन। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं और QR कोड्स हैं, तो अगर आप में से कोई व्हाट्सएप में शामिल नहीं है तो वो इसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकता है। ये ग्रुप 1 का लिंक है, QR कोड है, ये ग्रुप 2 का QR कोड है। हाँ जी, डे 1 सेशन 2 टारगेट क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। स्टार्ट करते हैं मगर छोटी सी ब्रेक के बाद, जस्ट 2 to 3 मिनट्स, ताकि आप अपने आप को ज़रा रिफ़्रेश कर लें। मुलाकात करते हैं।